हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरेश और आज के एजी क्लासेस की इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। आपने टाइटल से पढ़ा ही होगा। आज हम देखने वाले फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर। ये बेसिकली आपका जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस बुक है ना, इसका ही पार्ट है। ओके, आपने शुरुआत ही की थी उसमें फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के कंपनी के, और आगे भी जाकर आपको सीखना है कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, स्टॉक एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, ये सब आपको डिटेल में सीखना है। लेकिन उससे पहले एक्चुअल में दिखता कैसे, होता क्या है, कंसेप्ट आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिकली आज हम क्लियर करने वाले हैं, ताकि आप जब आप एक्चुअल में वो थ्योरेटिकल पढ़ो तो आपको जल्दी से जल्दी वो समझ में आ जाए। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको आज ओपन माइंड रख के सीखना है। कुछ भी नया हो, अच्छे से अच्छे तरीके से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इस एटीट्यूड से आपको सीखना है। ओके, और पूरा वीडियो आपको एक ही पार्ट में कंप्लीट करना है। ओके सर, अगर मैं 2 पार्ट में करूँ तो चलेगा क्या? नो, नो माय डियर, एन और नो। आपको एक ही बार में खत्म करना है ताकि आपकी लिंक टूटनी नहीं चाहिए। राइट, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हम हमारे स्क्रीन पर आज देखते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम थियोरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और सेकंड में हम एक्चुअल में देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको सेकंड वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, तो ध्यान से वीडियो पूरी देखना। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। ओके, सेकंड में देखेंगे हम स्टेजेस ऑफ फंडिंग बिफोर आईपीओ। कोई भी कंपनी आईपीओ लाती है उससे पहले उसके फंडिंग के स्टेजेस क्या होते हैं, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट फिर ऑब्वियसली आ गया हमारा आईपीओ। आईपीओ का पूरा प्रोसेस डिटेल में देखने वाले हैं हम यहाँ पर। देन उसके बाद सेकेंडरी मार्केट देखेंगे, क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड पार्ट में जो प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए थे, ताकि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर देखने वाले हैं। राइट, उसके बाद आखिर में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ शेयर परचेस। एक्चुअल में शेयर परचेस हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक फ्लो देखेंगे कि जब कोई भी शेयर परचेस करता है तो होता क्या है, वो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होती है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत फाइनेंशियल मार्केट करने से पहले सबसे स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे आप बताओ, एक बिजनेस एग्जिस्ट क्यों करता है? ओके, व्हाई डू बिजनेस एग्जिस्ट? सोचो जरा से आप तो कहोगे सर ये हमने तो सीखा है इकोनॉमिक्स में, हम कोई भी चीज परचेस करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसलिए बिजनेस वो प्रोड्यूस करता है। बिजनेस प्रोड्यूस करता है इसलिए हम कंज्यूम करते हैं, और हम कंज्यूम करते हैं इसलिए बिजनेस प्रोड्यूस करता है। इंटर डिपेंडेंट। ओके, राइट, ये हमने इकोनॉमिक्स में देखा था। मतलब वो उसका ही मीनिंग क्या हो गया कि बिजनेसेस कुछ, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो कुछ सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके वो जो सर्विस रेंडर कर रहे हो, जो सर्विस और जो कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हो, अपने एफर्ट्स उसमें डाल रहे हो, उसके लिए वो क्या ले रहे हो, हमसे पैसे ले रहे हैं, मनी। ओके, तो मनी यहाँ पर ले रहे हैं, इसका मतलब ही क्या हो गया, फाइनेंस। इससे जुड़कर ही फाइनेंस, तो फाइनेंस यहाँ से ही स्टार्ट होता है। ओके, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तब से ही उसके स्टार्ट से ही फाइनेंस चालू होता है। ओके, सबका ध्यान यहाँ पर है। ओके, शुरुआत से ही फाइनेंस का यहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो वो हमें देखना है कि फाइनेंशियल मार्केट, ओके, कंपनी के स्टार्ट से ही हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट हम स्लाइड यहाँ पर लेते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आखिर क्या होता है? यहाँ पर पीपल होते हैं, एक पैसा देता है, सिक्योरिटीज लेता है, दूसरा सिक्योरिटीज देता है, वो पैसा कलेक्ट करता है। मतलब पैसा दो सिक्योरिटीज लो, या फिर सिक्योरिटीज दो पैसा लो। ओके, ऐसे मतलब जहां पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड होती है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। सिंपली, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल था, इजी था। यहाँ पर आप एनिमेशन से देख सकते हो, 2 पर्सन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक पैसा दे रहा है, एक सिक्योरिटीज ले रहा है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। यही हमें देखना है कि मनी मार्केट में क्या होता है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखते हैं मनी मार्केट। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जिस मार्केट में ट्रेड होती है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, व्हाटएवर। ओके, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पर हम मनी मार्केट देखने वाले हैं। अब मनी मार्केट में क्या होता है, देखो बच्चों, शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग बोरोइंग होते हैं। जरूरी नहीं कि कंपनी को 10 साल के लिए ही पैसा चाहिए होगा, 12 साल के लिए पैसा चाहिए होगा, या फिर अनलिमिटेड पीरियड के लिए पैसा चाहिए होगा, इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ओके,
ऐसा नहीं होता। कुछ छोटे उनके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, 2 महीने 3 महीना 6 महीना उतने तक ही पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, मनी मार्केट में से पैसा उठाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग लेंडिंग होता है, बोरोइंग मतलब लेना, लेंडिंग मतलब देना, ओके, उधार देना। फॉर एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा पीरियड क्या होता है, 1 साल का पीरियड होता है यहाँ पर, ओके। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या करते हैं हम कि एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, ट्रेजरी बिल्स निकालेगी और जो रिजर्व बैंक होगी उसके थ्रू वो ट्रेजरी बिल्स पीपल्स को देंगे। बिल्स मतलब कोई तो एक क्या बोलते हैं उसको कि एक एक्नॉलेजमेंट कि ये आप दे रहे कि इसके बदले हम पैसे दे रहे। उस नॉलेज एक्नॉलेजमेंट में क्या होगा कि आपको ये परसेंट का रिटर्न हम एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी और एट द एंड ऑफ उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट जो एंड होगी उस पर हम इतना इतना अमाउंट आपको प्रिंसिपल प्लस वो इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे, इतने महीने बाद, इतने दिन के बाद, ऐसा, ओके। तो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगी, आरबीआई के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ट्रेजरी बिल इशू करेंगी, तो लोग वो बिल्स के बदले सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे, ओके। मतलब आरबीआई को देंगे, आरबीआई गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करेगी। वैसे होता है कि कमर्शियल पेपर वगैरह जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती है, पीएसयू हम देखते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो, इसलिए जरूरत होती है, तब वो क्या करते हैं कि ऐसे ही कमर्शियल पेपर इशू करके उसके बदले फंड लेते हैं। वो भी क्या करेंगे फिर 2 महीने 3 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी पीरियड होगा उसके बाद वो क्या करेंगे कि वो इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा देंगे। जब उनको शॉर्ट टर्म के लिए नीड थी तब उनको पैसा मिला, उनकी नीड खत्म हो गई, उन्होंने फिर उसके ऊपर अपना बिजनेस किया, अच्छा प्रॉफिट बनाया और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ जो जिसने भी जो इन्वेस्टर था, मतलब जो भी उसका लेंडर था, ओके, जिसने भी उनको पैसे दिए थे उनको उन्होंने पैसे वापस कर दिए। ऐसा होता है। सिमिलरली शेड्यूल्ड बैंक वगैरह होते हैं, वो भी इस फील्ड में होते हैं, मनी मार्केट के, जो पैसा देते हैं और पैसा लेते हैं, दोनों काम करते हैं, ओके। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, कमर्शियल बैंक वगैरह जो होते हैं वो एक सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट के जरिए पैसा रेज करते हैं, देते हैं, लेते हैं वगैरह, ये सब होता है। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट के मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। आया समझ में? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट हमने पहले क्या देखा कि जहां पर सिक्योरिटीज का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है, वो सिक्योरिटी मार्केट। उसके क्या कंपोनेंट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। 1 साल से पहले तक अगर मुझे थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल चाहिए, हाँ, थोड़ा बहुत मेरे डे टू डे जो एक्सपेंसेस है कंपनीज के वो मुझे ये करने पूरे करने, इसके लिए मुझे कैपिटल की जरूरत है, तो वो मैं कहाँ से लूंगा, मनी मार्केट से लूंगा, ओके। ये हो गया हमारा मनी मार्केट। अब दूसरा क्या आता है, कैपिटल मार्केट। अब अगर हम यहाँ पर कैपिटल मार्केट में जाएंगे तो यहाँ पर आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ओके। तो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट का ये दूसरा पार्ट। कैपिटल मार्केट में जनरली जो होता है बोरोइंग लेंडिंग वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ओके। यहाँ पर जनरली इनडेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड ऐसे कहा जाता है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, डिबेंचर्स आ गए, आपके प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, इक्विटी शेयर्स आ गए, एक्सेट्रा, ओके। ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम होल्ड कर सकते हैं, इसके बदले हम कम पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, तो ये कैपिटल मार्केट आ गया, ओके। तो इसमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां पर कंपनी इनिशियली सबसे पहले फ्रेश इशू करके कुछ पैसा, शेयर्स वगैरह इशू करके पैसा रेज करती है, ओके। फ्रेशली शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो उन्होंने इशू किए और उसके बदले उन्होंने पैसा रेज किया, कैपिटल रेज किया, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में जिनको जिनको मतलब शेयर्स नहीं मिले वो लिस्ट होते हैं, मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस पे, ओके। वहां पर वो फिर से ट्रेड कर सकते हैं, उस शेयर्स को परचेस सेल कर सकते हैं, ओके। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ट्रेडेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, ओके। ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी डायरेक्टली कंपनी सेल करती है किसी भी इन्वेस्टर को जहां जिनसे उनको पैसा लेना है, फ्रेश इशू शेयर्स। और सेकंड हैंडेड हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, ओके। तो ये हो गया हमारा कैपिटल मार्केट।
लेकिन अब यहाँ पर हम प्राइमरी मार्केट को हम डिटेल में देखेंगे। आईपीओ को, आईपीओ के प्रोसेस क्या होते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट जो हमारा आता था। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टू प्राइमरी मार्केट, यहाँ पर जो आप आईपीओ देखने वाले हैं उससे पहले हम क्या देखेंगे, कंपनी की फंडिंग की स्टेजेस। ओके, कंपनी को किस तरह से फंडिंग मिलती है। तो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एक शॉप हो, कोई भी एक छोटी सी कंपनी हो, जो स्टार्टअप है बेसिकली, वो स्टार्ट हो गया हमारा। ओके, तो शुरुआत स्टार्ट करते वक्त वो कहाँ से फंडिंग लेता है, उसके हो गए ये प्रमोटर हो गए, मतलब प्रमोटर की जो फंडिंग हो गई वो कहाँ से, एक तो खुद का वो उसका सेविंग हो गया, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, इन भाई हो गया, बहन हो गया, ओके, रिश्तेदार हो गए, इन सबसे वो छोटा छोटा करके अमाउंट लेकर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो एक इनिशियल स्टेज हो गई फंडिंग की किसी भी, राइट। इतना आपको पता है। कुछ भी आपको स्टार्ट करना है, आप क्या करोगे स्टार्ट में, थोड़ी ना आप शेयर मार्केट में ही जाओगे, पैसा कौन देने वाला है आपको, कोई आपको जानता तक नहीं है। ओके, तो पहली स्टेज आपको क्या होगी, आपके छोटे मोटे यहाँ से वहां से पैसा आप इकट्ठा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है फिर, आपका बिजनेस जब थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, ओके, आपका रेवेन्यू कमाने लगता है, प्रॉफिट्स जनरेट होना चालू हो जाता है, आपके बिजनेस प्लान अच्छा है, ओके, आपका एक थोड़ा स्टेबल ग्रोथ चल रही है, तो आप क्या करोगे कि आप मुझे बिजनेस बढ़ाना है, अब मुझे बिजनेस थोड़ा ग्रो करना है, तो उसके लिए फिर से फंडिंग लगेगी। अब आपको जितनी फंडिंग की जरूरत है उतना फिर से आपके फ्रेंड्स फैमिली या पर आपके पास सेविंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो आप क्या करोगे, एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करोगे। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, नाम में ही एंजल। ओके, ऐसे एंजल बन के वो आते हैं हमारी मदद करने। बच्चों ध्यान दो यहाँ पर। ओके, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये कि ये भी एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा है। ओके, वो यही काम करते हैं कि कंपनीज ऐसे जो स्टार्टअप्स होती है ना, उनमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले वो उनके स्टेक्स लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, उसमें हिस्सेदारी लेते हैं। और जब वो कंपनी आगे तरक्की करती है, बढ़ती है बहुत, ओके, तो उस जो उनके जो स्टेक्स था उस कंपनी में, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी फिर। ओके, तो वो फिर बेचकर जो प्रॉफिट होगा वो अपना कमा लेते हैं। तो इसके लिए वो एंजल इन्वेस्टर ऐसे कमाए। और ये मतलब मल्टीपल एंजल इन्वेस्टर्स बन के एक ग्रुप बनाकर किसी स्टार्टअप में वगैरह वो ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब फंडिंग दे सकते हैं। ओके, दिल्ली एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, फिर मुंबई एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, ऐसे मतलब टीम होते हैं, ऐसे कुछ कुछ एंजल इन्वेस्टर्स के ग्रुप्स होते हैं, वो ऐसा करते हैं। या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है, जरूर नहीं टीम ही हो। ओके, तो ये जनरली क्या करते हैं कि एक लिमिट होगी कि सपोज एक ज्यादा किसके पास पैसे, वो 20 2 करोड़ 3 करोड़ या फिर 7 करोड़ 10 करोड़ इतने तक का एक चेक दे सकता है। ओके, तो आपको जितने फंड की जरूरत है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपको सपोज 50 करोड़ की जरूरत है तो आप क्या करोगे, एक एंजल इन्वेस्टर सपोज 10 करोड़ तक दे रहा है तो आप ऐसे 5 एंजल इन्वेस्टर्स देखोगे जो आपको 10 करोड़ के 5 चेक दे दे और उतना फंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ओके, तो ऐसे होता है। तो उसके बाद क्या आता है, अगर यहाँ से ये इनकी भी एक लिमिट है, राइट। यहाँ से भी अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ जाता है, ओके, ग्रो हो जाता है, आपको और फंडिंग की जरूरत होती है, तो आप कहाँ पर जा सकते हो, वेंचर कैपिटल। ओके, ये और बड़े ग्रुप्स होते हैं। ओके, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है कि खुद का पैसा वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो क्या हो रहा है, वो खुद से रिसर्च कर रहा है। एंजल इन्वेस्टर को एक अच्छा इन्वेस्टर होने की भी जरूरत है, अच्छा एक बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब बिजनेस को समझने की भी जरूरत होती है, उतना उसको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा रिस्क उठा रहा है। वैसे वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, एक फॉर्म्स होते हैं, ये इनके थोड़े बहुत जो कॉन्टेक्ट होते हैं बाहर, उनके यहाँ से वो मतलब लोगों से पैसा लेते हैं और ऐसे बिजनेसेस में वो इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटल में भी सीरीज होती है, सीरीज 1 2 3 4, मतलब वो फंडिंग की स्टेज होती है कि सीरीज 1 में आपको वेंचर कैपिटल शायद एक अजम्पशन के लिए पकड़ो कि 7 करोड़ से 30 करोड़ तक ही स्टेज सीरीज 1 में वो आपको फंडिंग देंगे, सीरीज 2 में वो 30 करोड़ से 80 करोड़ तक की फंडिंग देंगे, पर स्टेज 3 में 80 से 150 करोड़ तक की फंडिंग दे सकते हैं, 150 से 500 करोड़ तक की फंडिंग सीरीज 4 में दे सकते हैं। मतलब ऐसा सीरीज में वो होता है।
तो वो स्टेजेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एंजल इन्वेस्टर में क्या होता है, वो खुद रिसर्च करता है, खुद सब स्टडी करता है, सब लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह सब प्रोसेस वो खुद से, मतलब उसका सब कुछ खुद से होता है। और फिर उसको अगर कुछ उसको बिजनेस में कुछ एडवांटेजेस, प्रॉफिट या फिर ग्रोथ दिखे तो फिर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, उसको फंडिंग देगा। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास अलग अलग मैनेजर्स वगैरह, फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो फिर उसके प्रॉपर टीम होती है, रिसर्च की, रिस्क मैनेजमेंट की, सब ये देखने वाली एक प्रॉपर टीम होती है जो ये सारा डेटा एनालाइज करके ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेती है और कितना फंडिंग देना है किसी भी बिजनेस को, ये वो देखती है। तो ये हो गया हमारे वेंचर कैपिटल, जो लोगों से पैसा लेके यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा कौन उठा रहा है, एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि सब उसको ही करना पड़ रहा है और ज्यादा रिस्की भी हो सकता है ये। ओके, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 90% बिजनेसेस, मतलब 90% स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, वो पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं। ओके, तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता या फिर कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं वो, मतलब कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके। तो एंजल इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत सारा रिस्क उठा रहा है, राइट, तो उसका पैसा डूबने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। इसलिए वो जब भी पैसा, मतलब फंडिंग किसी भी स्टार्टअप को देता है तो उसके बदले वो ज्यादा स्टेक्स मांगता है उस कंपनी में। ओके, मतलब ज्यादा शेयर्स, उसके हिस्सेदारी ज्यादा होती है उस कंपनी में वेंचर कैपिटलिस्ट के बदले। ओके, और इसके बाद अब आते हैं स्टेज आपकी आईपीओ की। ओके, अब सब स्टार्ट में फ्रेंड्स, फैमिली, बैंक सब हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गया। इसके बाद आगे जाकर भी अगर आपको फंडिंग की जरूरत है, आप और भी आप पब्लिकली जाना चाहते हो और पैसा आपको चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर कैसे होता है, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं यहाँ पर आपको वापस करने की जरूरत नहीं होती है पैसा, वो शेयर्स ही ओनरशिप होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं इस एक ओनर से दूसरे ओनर की तरफ। तो सबसे अच्छा होता है कि इक्विटी से पैसा रेज करें, लेकिन इसको भी एक मतलब रिक्वायरमेंट होती है, एक लिमिट कहाँ तक मतलब किस स्टेज के बाद आप कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये सब आपके मतलब ये थोड़ा एडवांस है, यहाँ तक कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्टेज आपको पता चल कि स्टेज 4 होती है यहाँ पर आईपीओ की। ओके, पब्लिक से पैसा ये फिर बाद में उठाते हैं। यहाँ पर अलग अलग, अब यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत सारे हो गए, पब्लिक से ले रहे हो तो पब्लिक बहुत है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, जितना चाहे आप वहां से आप पब्लिक से इशू मतलब शेयर्स इशू करके आप पैसा फंडिंग रेज कर सकते हैं। तो हम अब आईपीओ का देखेंगे। ओके, तो आईपीओ को प्रोसीड करने से पहले आईपीओ की जरूरत क्यों होती है कंपनी को, किसी भी कंपनी को आईपीओ क्यों लगता है? सीधी सी बात है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पर हम शेयर्स ऑफर करके फंडिंग ले रहे हैं। ओके, और भी हमने अभी तरीके देखे फंडिंग लेने के, लेकिन वहां पर एक लिमिट होती है, वहां तक हम एक लिमिट तक ही पैसा ले सकते हैं। लेकिन ग्रेट वे जो होता है ना कैपिटल रेज करने का, वो एज ए इक्विटी होता है जो आईपीओ से होता है। ओके, कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है ना, तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, जिसकी प्रोसेस होती है आईपीओ। अब आईपीओ जो बाय करने वाले होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स बोलते हैं। वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, उनको इन्वेस्टर्स कहा जाता है। एक लिमिट के बाद पैसा चाहिए तो कंपनी आईपीओ लाती है। ओके, ऐसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं आईपीओ लाने के, यहाँ पर हमने कुछ हाईलाइट किए हैं मेन रीजन। फर्स्ट वन इज द एक्सपांशन। ओके, कंपनी को अभी जैसे मैंने कहा, कंपनी ग्रो हो रही है एक रेट से, अच्छा बिजनेस चल रहा है, ग्रोथ अच्छी चल रही है, ग्रो हो रही है कंपनी, और उसको अभी फंडिंग की जैसे जैसे अगले स्टेज पर जाए। अभी सिर्फ पुणे में ही अगर प्लांट है, आगे जाकर उनको मुंबई में प्लांट निकालना है, नागपुर में प्लांट निकालना है, कहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट हो गए, वैसे ही किसी और स्टेट्स में भी उनको अगर अपनी ग्रोथ करनी है वहां पर, तो एक्सपांशन के लिए उनको क्या लगेगा, ऑब्वियसली फंडिंग लगेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उभरना है, फिर से वो सारी मशीनरीज हो गए, सारे एम्प्लॉयज के खर्चे, मतलब सबके लिए पैसा लगता है, फाइनेंस लगता है। कंपनी नाम आया, फाइनेंस मनी आया, शुरुआत ही फाइनेंस से होती है, हमने स्टार्ट में ही देखा। एक्सपांशन के लिए सबसे पहले उनको फंडिंग लगेगी, तो वो आईपीओ से बहुत अच्छे तरीके से उनको मिल सकता है प्रॉपर फंडिंग, अच्छा बहुत इक्विटी एक कैपिटल रेज करने का तरीका है। ये तो पहला हो गया रीजन। दूसरा मेन रीजन क्या है, एग्जिस्टिंग डेट्स जो होंगे कंपनी के पास, उनको वो पे ऑफ करने हैं। ओके,
कंपनी इनिशियल स्टेज में है, बहुत सारा बैंक से वगैरह उन्होंने एक लोन लिया हुआ है, उन पर वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उन पर उन्हें, ओके। लेकिन कंपनी का इतना प्रॉफिट नहीं है कि वो उतना इंटरेस्ट का पैसा मतलब बैंक को देते रहे। मतलब सारा इंटरेस्ट जाने के बाद कंपनी के पास प्रॉपर फंडिंग पैसा ही नहीं अवेलेबल रह रहा है कि वो यहाँ पर पॉजिटिव प्रॉफिट में रह सके, लॉस में ही कंपनी है। तो उनको क्या करना है, वो डेट्स कम करने हैं अपने, तो उसके लिए भी वो आईपीओ लाएगी, ओके। उसके बाद क्या होता है कि एग्जिट करने के लिए प्रीवियस इन्वेस्टर। अब प्रीवियस इन्वेस्टर कौन है हमारे, हमने देखा एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल वगैरह, ये जो होते हैं ना, इनका स्टेक्स हमारे कंपनी में। अब और उनको क्या होना है, उनको एग्जिट होना है एक लिमिट के बाद। तो आईपीओ आने के बाद उनके शेयर्स जब डाइल्यूट कर देंगे हम, पब्लिकली जब अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो जो प्रीवियस इन्वेस्टर होंगे वो अपने स्टेक्स बेचकर एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। तो उसके लिए भी हम आईपीओ लाते हैं, ओके। तो ये कुछ मेन रीजन है जिसके लिए हम आईपीओ लाते हैं जनरली, ओके। तो यहाँ पर अब लिखा है कि क्लिक टू सी आईपीओ प्रोसेस। अब हम क्या देखने वाले इसके आगे, आईपीओ की प्रोसेस डिटेल में देखने वाले हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आईपीओ जब हम लाने वाले, सबसे पहला स्टेज क्या होगा, हायर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको मर्चेंट बैंक भी बोलते हैं, ओके। मर्चेंट बैंक कोई भी कंपनी को, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले आए, हमारा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमें आईपीओ लाना है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक हम पहले हायर करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक कोई भी हायर करने से पहले हम, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना। यहाँ वैसे तो मेजर अभी हमारे जो भी बैंक्स है, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, उनके अलग एक हैंडल्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक काम करते हैं। और वो आईपीओ लाने का काम, फिर कंपनी का मर्जर एंड मतलब क्या होता है वो मर्ज करना हो गया, फिर एक्विजिशन वगैरह हो गया दूसरे कंपनीज का, वो सब हैंडल्स, वो सब लीगल रिक्वायरमेंट वो सब पूरे करते हैं। वो सब ऐसे अलग अलग हैंडल्स होते हैं मेन मेन बैंक्स के भी। वैसे ही हम यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक है, अच्छी कोई तो हायर कर लेंगे, उसका भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। तो क्या देखेंगे हम, रेपुटेशन ऑफ द बैंक, बैंक का रेपुटेशन क्या है, कितने साल से वो इन्वेस्टमेंट बैंक इस फील्ड में काम कर रही है, ओके। उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ओके। इससे पहले उन्होंने किन किन स्टार्टअप्स के लिए आईपीओ लाए हैं, किन किन बिजनेसेस के लिए उन्होंने आईपीओज लाए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर फिर उस मतलब जितने का इश्यू था आईपीओ से, जितना हमें रेज करना था फंड, उतना वो रेज करके दिया क्या उन्होंने, वो सब ट्रैक रिकॉर्ड हम पिछला देखेंगे। देयर नेटवर्क्स एंड टाइप्स, ओके। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ हम आईपीओ के लिए जाएंगे, वो उनका नेटवर्क अच्छा ही होना चाहिए ना, उनके टाइप्स, उनके जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो सब अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, तभी तो हमारा इशू मतलब लोगों तक पहुंचेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं अगर बात दूं तो सप्लाई चेन, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, HUL, ओके, इनका सप्लाई चेन इतना अच्छा है कि देश के ऐसा कोई कोना नहीं होगा कि इनके प्रोडक्ट्स वहां पर नहीं मिलेंगे। आप भी अगर अपने घर पर कोई एक प्रोडक्ट आप डेली जो यूज करते हो, ओके, एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए एक्सेट्रा, जो पर्सनल ग्रूमिंग के वगैरह प्रोडक्ट हो गए, कितने प्रोडक्ट्स उनके हैं कि जहाँ पर HUL मतलब वो उनका सप्लाई चेन है, उनके प्रोडक्ट अवेलेबल इजीली हो जाते हैं, ओके। तो ऐसा सप्लाई चेन मतलब ऐसे उनका नेटवर्क है क्या कि जहां से वो आईपीओ हमारा बेच सके, हमारे रिक्वायर्ड फंडिंग दे सके, वो हम देखेंगे। इफिशियंसी ऑफ वैल्यूएशन, इससे पहले वाले कंपनीज जो होंगी जिनका उन्होंने आईपीओ लाया होगा, राइट, तो जितने की फंडिंग की उतनी रिक्वायरमेंट थी, उतना फंडिंग उन्होंने लाकर दिया क्या, फिर उसकी वैल्यूएशन कितनी की कंपनी की, ओके। जितना कंपनी का वैल्यूएशन है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन हो इतना अच्छा होता है। तो कंपनी वैल्यूएशन किस तरह से करती है वो भी हम देखेंगे। हमारा वैल्यूएशन कंपनी का ज्यादा से ज्यादा हो, किसको भी लगेगा ऐसा ऑब्वियसली, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे आईपीओ प्रोसेस की, एक इन्वेस्टमेंट बैंक हम हायर करेंगे जो कि हमारे ये आईपीओ से रिलेटेड सब प्रोसेस होती है, जो हम स्टेप्स आगे देखने वाले वो सब हैंडल करें, ओके। अब हमने इन्वेस्टमेंट बैंक हायर कर ली। सेकंड स्टेप क्या होते हैं हमारे, ड्यू डिलिजेंस एंड डॉक्यूमेंट फाइलिंग, ओके। अब लीगल रिक्वायरमेंट जब भी होती है, ओके, इन्वेस्टमेंट बैंक को ही ये सब करना पड़ता है। जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जब भी लीगल प्रोसेस होती है, वो सब भी इन्वेस्टमेंट बैंक ही हैंडल करती है कंपनी का, ओके। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है अंडर राइटिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर राइटिंग का, ओके।
यहाँ पर क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या कहेगी, आपसे हमने इशू ले लिया, ओके, अब हम यहाँ पर अब हम उसके सेलर हो चुके हैं, अब ये इशू हम ओपन मार्केट में हमारे प्राइस पर सेल करेंगे, ओके। इस पर जो भी गेन होगा वो हमारा, अगर शॉर्टफॉल हुआ, उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ, मतलब उतना 3,000 का 4,000 का हमें सपोज मार्केट से 4,000 करोड़ का हमें सपोज रेज करना है फंडिंग, 3,000 ही रेज हुआ, जो डिफरेंस है वो शॉर्टफॉल होगा, वो हम हमारे खुद की जेब से भरेंगे, वो हमारा लॉस होगा, ओके, हम खुद की तरफ से देंगे। तो ये अंडर राइटिंग में एक कमिटमेंट होती है कि फुल फर्म कमिटमेंट हो सकती है, मतलब जितना हम कह रहे हैं उतना देंगे ही देंगे आपको, आपका ये आईपीओ का साइज इतना है ना, आपका इशू का साइज इतना है ना, हम उतने फंडिंग आपको अवेलेबल करके देंगे, ओके। ये हो गया एक फुल कमिटमेंट का। दूसरा क्या होता है कि बेस्ट, जितना मतलब हमसे जितना अच्छा हो सके, अगर बड़ा आईपीओ है तो क्या हो सकता है कि हमसे जितना अच्छा हो सके हम पूरा 100% हमारा देंगे, लेकिन हमसे जितना हो सकता है तब तक हम करेंगे, अगर आगे का वगैरह होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लास्टली वो पब्लिक के रिस्पॉन्स पर डिपेंड है, ओके। बाद में क्या होता है, अगर बड़े बड़े आईपीओ और भी होते हैं कि बड़े बड़े अमाउंट के आईपीओ होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि मेन मैनेजर एक रहेगा, वो अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट या फिर उनके सब हैंडल्स या फिर उनके जो टाइप्स है उनको डिवाइड करके देगा। सपोज हमारे पास मतलब 50,000 करोड़ का आईपीओ है, वो 10,000 एक ब्रांच संभालेगी, 10,000 दूसरी ब्रांच संभालेगी, ऐसे 5 ब्रांचेस होंगे जो 10,000 का अलग अलग आईपीओ का लॉट लेकर वो मतलब उनकी अलग अलग मार्केटिंग करेंगे और सब्सक्रिप्शन लेंगे, राइट। तो ऐसे डिवाइड है, तो ये सब आता है अंडरटेकिंग में। बाद में क्या आता है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, RHP, ये हम देखने वाले। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है कि अब ये आईपीओ हम लाने वाले एक कंपनी का, सपोज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अभी ये इसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है क्या? नहीं, क्योंकि ये नाम में ही लिखा है प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर क्या है, इसका डेटा अगर अवेलेबल ही नहीं है तो कोई इसमें पैसा क्यों डालेगा? मैं आपको जानता ही नहीं हूं तो मैं आपको पैसा क्यों दूंगा, क्यों आपके बिजनेस पे भरोसा रखूंगा? तो इसके लिए एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, जो ये इनका तैयार करना इन्वेस्टमेंट बैंक का ही काम होता है। इसमें क्या होता है, प्रमोटर की डिटेल्स होती है, ओके। कौन प्रमोटर है, कितने साल से ये बिजनेस संभाल रहे हैं, ओके, मतलब पूरी हिस्ट्री उसकी पहले से प्रमोटर का हो गया। बाद में कंपनी की डिटेल्स हो सकते हैं, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, ओके। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, उनकी सप्लाई चेन बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, पूरे इंडिया में है, इजीली उनका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है और जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाता है एक कोने से दूसरे कोने में, इतना अच्छा उनका सप्लाई चेन है। तो अगर हम वैसे ही कंपटीशन का, अगर उनको कॉम्पीट करने के लिए वैसे हमारा सिमिलर टाइप का एक बिजनेस है, तो हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनके ऊपर क्या है, क्या हम भी वैसे ही इफिशिएंटली उनको मतलब प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं, ओके। हम हमारे लोग मतलब लोग हमारे प्रोडक्ट्स क्यों लेंगे, ओके। ऐसा मतलब कुछ तो कंपटीशन होना चाहिए ना, कुछ तो बेनिफिट एडवांटेज, कुछ तो कस्टमर को मतलब अच्छा कुछ तो मिलना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स में, ओके, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो, और मार्केट से कम दाम में वगैरह, ऐसा मतलब जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस होंगे वो कंपनी में होने चाहिए। वो क्या है आपके पास, वो एक मेंशन होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। फिर आपके क्या हो गए, आपके रिस्क क्या है बिजनेस से रिलेटेड, ओके, और अपॉर्चुनिटीज क्या है। आप इस फील्ड में अगर आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, आप पब्लिक से पैसा ले रहे हो, ओके, तो आपको आगे जाकर क्या रिस्क हो सकती है इस बिजनेस में, ओके, किस वजह से आपका बिजनेस रिस्क में आ सकता है या फिर बंद पड़ सकता है, कुछ भी हो, वो सब रिस्क लिस्ट होते हैं वहां पर। अपॉर्चुनिटीज क्या है, ओके, आगे जाकर आप ये बिजनेस कहाँ तक मतलब ग्रो करने के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी, और आप नया नया क्या क्या करने वाले हो या क्या कर सकते हो, ये सब डिटेल्स यहाँ पर होते हैं। फिर फाइनेंशियल डेटा होता है। अब तक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, पब्लिकली डेटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अकाउंटिंग या फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन संभाला नहीं होगा, राइट, वो वहाँ पर प्रॉपरली होता है। फिर उनके बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब प्रॉपरली वहां पर मेंशन होता है, पिछले 5 साल का, 7 साल का, 3 साल का, 10 साल का, जो भी हो आईपीओ लाने से पहले जहां तक का वो डेटा अवेलेबल है, जहां तक उन्होंने वहां पर मतलब शो किया है हमें, ओके, तो वो वहां से हम ये सब एनालाइज कर सकते हैं, मतलब तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसकी मदद से कोई भी इन्वेस्टर, जब एक इन्वेस्टमेंट बैंक किसी को बोलेगी कि इस आईपीओ में आप पैसे लगाओ,
तो ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से उसको डिटेल्स मिलती है। जैसे ब्रोशर होता है ना हमारा, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हम उसका ब्रोशर लेते हैं, वहाँ पर सब डिटेल्स उसकी होती है, क्या एक्टिविटी है, क्या यहाँ पर मतलब फैसिलिटीज क्या क्या है, वो सब हम उस पर देखकर हम डिसाइड करते हैं। सेम रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, ये भी काम किसका है, इन्वेस्टमेंट बैंक का। अगेन डू ऑल कंप्लायंसेस, अब सेबी हो गया, ओके, एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फिर कंपनी एक्ट 2013 वगैरह, मतलब जो भी है लीगल कंप्लायंसेस जो भी कंपनी को करने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, उसका फॉर्म फाइलिंग हो सकता है, जो भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है वो सब काम भी कौन करेगा, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा। ओके, और फिर ये सब फाइलिंग का काम है, सेबी को फाइल एप्लीकेशन देना, एनएससी को एप्लीकेशन देना, यहाँ वहाँ जो भी वो लीगल रिक्वायरमेंट रहती है वो सब क्या करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट और ड्यू डिलीजेंस ये इन्वेस्टमेंट बैंक कंप्लीट करेगी। ये हो गया स्टेप 2। नेक्स्ट क्या आता है, प्राइसिंग ऑफ आईपीओ। ओके, अब कोई भी हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट बैंक हमने चूज करने से पहले कि वो वैल्यूएशन कैसे करती है वो हमने देखा, राइट। अब वो हमारे कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करेगी, उस पर वो प्राइसिंग कितने का हमें वैल्यूएशन मिलता है और कितने की हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम एक बार नजर डालते हैं। सपोज ये हमारे एबीसी प्राइवेट कंपनी है, अब कंपनी का वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या निकाला, 10,000 करोड़, ये आपके कंपनी का वैल्यूएशन है। ओके, अब इशू हमें 10,000 करोड़ में से 30% का हमें ये करना है, शेयर्स लिक्विडेट करने हैं। ओके, पब्लिक को हम शेयर्स देके उससे पैसा रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे। तो 30% कितना हो गया, 3,000 करोड़, 10,000 करोड़ का 30% हमने इशू डाइल्यूट करने वाले हम, बाकी का 70% क्या होगा, प्रोमोटर्स के पास, ओनर्स के पास रहेगा। ओके, और यहाँ पर हम इशू 3,000 जो हम करेंगे उसके लिए हम एक शेयर प्राइस हमने डिसाइड किया। फॉर एग्जांपल वो 150 रुपीज है, 150 रुपीज हमने शेयर प्राइस डिसाइड कर दी। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 3,000 को हम 150 से डिवाइड कर देंगे तो हम 20 आ जाता है। तो 20 करोड़ हमारे शेयर्स होंगे। टोटल शेयर्स कितने हो गए हमारे, 20 करोड़। 20 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 150, 3,000 करोड़ का इश्यू हमारा हो गया। ओके, तो 3,000 करोड़ का हमें फंडिंग रेज करना है थ्रू आईपीओ। ओके, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है कि लॉट साइज। अगर मैं कहूँ ठीक है मुझे आईपीओ में इस इन्वेस्टमेंट करना है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का मुझे शेयर चाहिए, लेकिन मुझे कितना अभी 150 रुपए में है, तो ठीक है मैं 4-5 शेयर ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि लॉट में लेना पड़ता है। वो लॉट उन्होंने डिसाइड किया होता है कि 50 शेयर का एक लॉट, 70 शेयर का एक लॉट, 30 शेयर का एक लॉट, 100 शेयर का एक लॉट, ऐसे लॉट्स होते हैं। तो लॉट में हमें परचेस करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल 100 शेयर का एक लॉट है, ओके, यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी 1 लॉट ऑफ 100 शेयर्स, यहाँ पर लिखा है। हाँ, तो हमें 100 से ज्यादा शेयर्स चाहिए तो हमें 2 लॉट लेने पड़ेंगे। हमें 105 शेयर्स चाहिए तो 105 शेयर्स हम नहीं ले सकते, एक तो 100 शेयर्स का एक लॉट लेना पड़ेगा और बाद में और एक लॉट लेना पड़ेगा 100 शेयर्स का ही। ओके, तो ऐसे लॉट में होता है। तो 2 लॉट लिए तो मतलब यहाँ पर एक लॉट की प्राइस कितनी होगी, अब 150 पर शेयर प्राइस है और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एक लॉट में 100, तो एक लॉट की प्राइस होगी 15,000। तो जनरली ऐसे ही होता है, 10,000 से लेके 15-16 हजार तक एक लॉट होता है जनरली। ओके, तो ये ऐसे लॉट्स में अगर 2 लॉट लिए तो 30,000 हो गए, राइट। 3 लॉट लिए 45,000 हो गए। मतलब ऐसे हमें लॉट्स में शेयर्स परचेस करने पड़ते हैं, हमें 1-2 ऐसा नहीं ले सकते। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गई। अब जो ये शेयर की प्राइस होती है ना, ये डिसाइड एक तब 2 तरीकों से होती है, एक तो फिक्स प्राइस हो सकती है या फिर बुक बिल्डिंग हो सकती है, जिसमें प्राइस बैंड होता है। फिक्स प्राइस मतलब क्या कि कंपनी डिसाइड करती है कि हमारा वैल्यूएशन ये जो किया है इस बैंक ने वो एकदम करेक्ट है। ओके, और इसकी जो 150 प्राइस रखी गई है पर शेयर वो बिल्कुल रिजनेबल है। हमारे कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए, हमारी कंपनी की वैल्यूएशन को देखते हुए 150 रुपए की प्राइस बहुत ही मामूली है। ओके, इतनी तो प्राइस होनी चाहिए। तो ये 150 प्राइस फिक्स हम रखेंगे। अगर लेना है आपको तो 150 में ही लो, नहीं लेना है तो इससे कम नहीं होगा, आप नहीं ले सकते। ओके, तो ये 150 प्राइस हमने फिक्स कर दी। फिर वो देखेंगे कि बाद में हम देख लेते कि कंपनी बोलेगी, हम देख लेते कि आईपीओ में रिस्पांस पब्लिक का कैसा आता है इस प्राइस को, उसके ऊपर हम प्राइस का फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी के लिए प्राइस क्या है, फिक्स है 150 रुपीज, इसमें ही आपको लेना है। दूसरा क्या आता है, ये 150 हो गया। दूसरा आता है प्राइस बैंड।
130 से 150 फॉर एग्जांपल, एक होती है फ्लोर प्राइस, एक होती है आपकी मतलब 150, आप एक लोअर प्राइस एक टॉप की प्राइस हो गई, ये मतलब एक बैंड हो गया प्राइस का, राइट। आप इसमें बिडिंग करते हैं। अब जब जनरली ये बुक बिल्डिंग पे ही आईपीओ आता है, क्योंकि वहां पर फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है किसी भी मतलब जो हमारे रिक्वायर्ड इश्यू साइज है वो फुलफिल होने की। ओके, तो 130 से 150 तक की बिडिंग होगी। कोई 130 रुपए ही लगाएगा, कोई 135 रुपए लगाएगा, कोई 145 रुपीज लगाएगा, 147 रुपीज लगाएगा। तो 130 जो रुपीज में एक लॉट लेने वाला है, उससे ज्यादा जो 147 रुपीज में या फिर 150 रुपीज में एक लॉट ले रहा है, उसको मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज्यादा प्राइस दे रहा है, राइट। तो ये होता है आईपीओ की प्राइसिंग जनरली। ओके, यहाँ पर आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे वैल्यूएशन निकलता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट स्टेप है, मार्केटिंग करना है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन तो लगेगा ही। ओके, तो ये फोर्थ स्टेप है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी पड़ती है। उनके अब वो किनको सेल कर सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। एक तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो गया हमारा, यहाँ पर जैसे हम दे सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, मतलब क्या, म्यूचुअल फंड जो होते हैं, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड जहाँ पर पैसा लगाते हैं वो, फिर एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, पेंशन फंड जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब क्या करते हैं, ऐसे ही शेयर्स में पैसा लगाते हैं। ओके, और वहां से वो मतलब ये शेयर्स लेते हैं, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट बैंक कहेगी कि आप हमारे शेयर्स ले लो, आप हमको पैसा दो। बाद में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, HNI, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ओके, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ये कौन होते हैं भाई? तो हमने अभी लॉट साइज का कंसेप्ट देखा। ओके, उसमें एक लॉट साइज में अमाउंट, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी बन रही थी हमारी, 15,000, राइट। तो ऐसे मतलब कितने लॉट हमें लेने पड़ेंगे? ओके, 13-14 लॉट आई थिंक लेने पड़ेंगे जब हमारी प्राइस 2 लाख से ऊपर जाएगी। ओके, तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ये कैटेगरी में आने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। 2 लाख से कम है तो आप कहोगे रिटेल इन्वेस्टर। ओके, तो यहाँ पर ये मार्केटिंग करेंगे इन तीनों को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्हें हम कहते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे जैसे है। ओके, हम क्या 2-3 लाख लगाएंगे? थोड़ी ना लगाएंगे इतना। अगर हम उतना लगाएंगे तो हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर HNI की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो 2 लाख से कम लगा रहा है कोई, 1 लॉट, 2 लाख, 4 लॉट, 3 लॉट, तो रिटेल इन्वेस्टर एज ए वो कैटेगरी में आ जाएगा। HNI जो 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है आईपीओ में, वो HNI नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाएगा। और म्यूचुअल फंड, LIC, पेंशन फंड, ये तो लाखों करोड़ों में लेते हैं, वो तो अलग ही कैटेगरी फिर आते हैं। तो इनको ये डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग ऐसे हो जाएगी यहाँ पर। ओके, अब ये मार्केटिंग वगैरह हो गया। फिर आता है एप्लीकेशन का प्रोसेस। अब मार्केटिंग करने के बाद ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो गए, HNI हो गए, या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो गए, इनको क्या हुआ कि ठीक है, हमने RHP जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमने देखा था वो हमने पढ़ लिया, हम मतलब यहाँ पर एग्री है आपके इस बिजनेस मॉडल से, यहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट दिख रहा है, मतलब इनको कुछ लेना देना नहीं है कि कंपनी आगे जाकर क्या करे, क्या इनको सिर्फ किससे मतलब है, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, कितने देर तक हम इसमें होल्डिंग रख सकते हैं। तो उनका पीरियड, उनका शायद मोटिव क्या हो सकता है कि अभी हम आईपीओ में लेते हैं और जब सेकेंडरी मार्केट में 3-4 दिन बाद जब ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंजेस पे तब हम बेच देते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो ट्रू पोटेंशियल बिजनेस का जानते हैं, जैसे कि अभी LIC का आईपीओ आने वाला है। अभी LIC सबको पता है, 1956 से LIC एग्जिस्ट कर रही है। ओके, इंडिया की बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, तो सब जानते हैं LIC को। ओके, तो अब इसका आईपीओ जो आएगा तो ऑब्वियसली ये सब लोग लेना चाहेंगे ना, आज लेकर कल थोड़ी ना कोई बेचेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा दिन तक रखेंगे ताकि हमारे कैपिटल का एप्रिसिएशन हो, हमारे शेयर प्राइस बढ़कर हमें उससे बेचने के बाद प्रॉफिट हो कुछ। तो ऐसा प्रोसेस होता है कि ये सब मतलब कंपनी कोई नहीं होती है, अगर नहीं होती है तो
थोड़े दिन के लिए होल्ड किया फिर बेच दिया। अगर मतलब हमको अभी बिजनेस मॉडल अच्छा लग रहा है, हम थोड़े दिन बाद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीना 2 महीना लेते, फिर थोड़ा बहुत प्राइस अप्रिशिएट होने के बाद हम बेच देते हैं, ऐसे कुछ हो सकते हैं। लेकिन कोई अच्छा फेमस कंपनी का आईपीओ हो तो लोग होल्ड कर सकते हैं। तो ये आरएचपी वगैरह देखने के बाद, सब डिटेल्स देखने के बाद अब ये क्या हो गए, एग्री हो गए ये आईपीओ लेने के लिए, तो वो क्या करेंगे, फिर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। आईपीओ ओपन होने के बाद से जनरली 3 दिन तक वो ओपन रहता है इशू। ओके, ये 3 दिनों में हमें वो सब्सक्राइब करना पड़ता है, बिडिंग लगानी पड़ती है, कितने लॉट हमें लेने हैं और किस प्राइस पे लेने हैं, वो हमें अप्लाई करना पड़ता है इस 3 दिनों में। तो ये 5वीं स्टेप हो गई हमारी एप्लीकेशन की। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे आईपीओ के लिए अगर हमें चाहिए तो, तीनों कैटेगरी में। ओके, अप्लाई करने के बाद फिर क्या होता है कि शेयर की अलॉटमेंट होती है। एप्लीकेशन आ गए, इशू क्लोज हो गया 3 दिन के बाद, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी हमारी, शेयर अलॉटमेंट। जिनके एप्लीकेशन आए हैं अब उन्हें शेयर देना पड़ेगा ना, तो पैसे हम मिलने के बाद ये शेयर की अलॉटमेंट होने के लिए यहाँ पर जनरली कोटा होता है कि 50% QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए हम 50% शेयर्स रिजर्व है, उनको 50% देंगे, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देंगे और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसे कोटे होते हैं। ओके, अब ये कोटा इतना है, लेकिन शेयर सबको मिलना ये किसके ऊपर डिपेंड है, इट इज सब्जेक्ट टू ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी कितनी फेमस है, जैसे कि LIC ये समझो कंपनी है, उसका आईपीओ आता है, सबको पता है कंपनी, अब सब लोग उसको लेना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ओके, तो थोड़ी ना सबको शेयर्स मिलेंगे, राइट। तो अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या होती है जनरली, अगर सबने जो मतलब बिडिंग की है, जितने में मतलब उनको जितने लॉट साइज उन्होंने एप्लीकेशन किया है, जितने लॉट साइज के लिए अगर उतना उनको मिल रहा है तो वेल एंड गुड, सबको दे दो उतना उतना, उनको जो लॉट है शेयर्स है उतना उनको दे दिया जाता है। और अगर नहीं होता है तो एक को कम पड़ रहा है, एक को ज़्यादा पड़ रहा है, तो क्या करते हैं जनरली, किसी ने 5 लॉट लगाए होंगे, किसी ने 4 लॉट लगाए होंगे, किसी ने 1 ही लॉट लगाया होगा। तो जो 5 लॉट लगाने वाला है ना, तो सबसे पहले उसको 1 ही लॉट दिया जाएगा और सबको मतलब एक लॉट देकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सबको मतलब 1 लॉट देने के बाद फिर देखेंगे कि सबको अलॉटमेंट हो रही है या नहीं, मतलब ऐसे प्रोपोर्शनेटली ये अलॉटमेंट होती है शेयर्स की। ये भी आप बुक में सीखने वाले हो, ये भी शेयर अलॉटमेंट का जो होता है सब्सक्रिप्शन, शेयर की अलॉटमेंट कैसी होती है आफ्टर सब्सक्रिप्शन, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये आपके बुक में है जो बाद में आप सीखने वाले हो। लेकिन अब यहाँ पर हम शॉर्ट में ये सब ले रहे हैं कि ऐसा होता है। अगर ऐसे मतलब प्रोपोर्शनेटली करने के बाद भी किसी को अगर शेयर नहीं मिल रहे जितने उन्होंने लॉट की एप्लीकेशन की है, तो लॉटरी बेसिस पे होता है फिर, ठीक है। कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम होती है जिसमें क्या होता है कि लॉटरी पे नाम निकाला जाता है रैंडमली, जिसका नाम आ जाए उसको ही शेयर मिलते हैं, बाकी लोगों को शेयर नहीं मिलते, जिनको नहीं मिलेगा उनको फिर उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। ओके, यहाँ पर हमने देखा अभी वो शेयर की अलॉटमेंट होती है, राइट। पैसे देने के बाद उन परसेंटेज में सबसे पहले वो शेयर की अलॉटमेंट होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन को देखते हुए। अंडर सब्सक्राइब्ड है तो ऑब्वियसली सबको शेयर्स मिलेंगे, सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो फिर कुछ मेथड्स होते हैं उसको अलॉटमेंट करने के, राइट। और लास्ट स्टेज हमारी क्या आती है फिर, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके, यहाँ पर अब आईपीओ में जिनको शेयर्स नहीं मिले थे, अभी हमने देखा शेयर अलॉटमेंट कैसे होते हैं, कुछ को ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से क्या होता है कि किसी लोगों को, किसी इन्वेस्टर को शेयर्स मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते हैं। तो जिनको नहीं मिला वो क्या कर सकते हैं, अब स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के बाद वो शेयर्स को ले सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने आईपीओ में शेयर्स लिया, जब वो ये होगा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, वहां पर ट्रेड होगा, वो भी बेच देंगे। किसी को अगर आईपीओ में लिया है उसको एग्जिट करना है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के बाद एग्जिट कर सकता है अपनी पोजीशन। तो वहां पे जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी वो सेल कर देगा, जिसको बाय करना है, जिसको यहाँ पर नहीं मिला था आईपीओ में वो बाय कर देगा। ओके, तो यहाँ पर वही दिखा है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है, तो अब ये प्राइवेट लिमिटेड की एबीसी लिमिटेड
पब्लिक लिमिटेड अब ये कंपनी बन गई। अब इसका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है क्योंकि अब इसके नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है, सबको इसके डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये सेकेंडरी मार्केट होता है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, यहाँ पर लिस्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर एनीवन कैन बाय सेल शेयर्स हु डिड नॉट गॉट ड्यूरिंग द आईपीओ और वांट टू सेल इन द ओपन मार्केट। जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है उनको सेल करना है। अभी मैंने बताया जैसे सेल करना तो सेल कर सकते हैं यहाँ पर ओपन मार्केट में, जिनको लेना होगा वो यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, अब आगे जाने से पहले यहाँ पर हम आईपीओ एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट पे कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, इसका अलग से वीडियो हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ आईपीओ का वहां पर कैसे दिखता है ओपन होने के बाद इशू का, वो देखते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे लॉग इन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ आईपीओस थे जो अभी क्लोज हो गए हैं। ओके, यहाँ पर अब देखिए एक आईपीओ अभी ओपन है, यहाँ पर अप्लाई करके आ रहा है, राइट। और ये बाकी के स्टेटस अगर आप देखो तो क्लोज्ड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। ये आईपीओ बाकी के क्लोज हो चुके हैं। इसके ऊपर से हम एक आईपीओ सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये दूधला कुछ तो है कंपनी, इसका आईपीओ कब आया था, 16 जून 2021। ओके, ऑफर स्टार्ट हुआ 16, 17 और 18, 3 दिन तक ओपन रहा, ऑफर एंड हो चुका। 3 दिन में हमने अभी देखा जैसे 3 दिन तक ओपन रहा था वो, फिर क्लोज हो चुका। फिर 18 के बाद 23 को अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन हो गया। अलॉटमेंट होने के बाद 24 को क्या हुआ, जिनको शेयर्स नहीं मिले उनको रिफंड किया गया उनके अकाउंट में, और जिनको अलॉटमेंट में शेयर्स मिल गए उनके डीमैट में वो ट्रांसफर कर दिए गए, राइट। 25 ऑफ जून को। बाद में 28 तारीख को वो क्या हो गया, लिस्ट हो गया। ओके, स्टॉक एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट हो गया। तो ये ऐसे दिखता है। ओके, और ये मैंडेट एंड क्या होगा, इस तारीख को ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा इसका। अब इनका लॉट साइज क्या थी, यहाँ पर अगर देखो आप, मिनिमम क्वांटिटी 35 शेयर्स का एक लॉट था। यहाँ पर ये प्राइस बैंड हमने देखे ना, प्राइस बैंड में होता है जनरली 421 से 428, इतना प्राइस बैंड इन्होंने वैल्यूएशन करके डिसाइड किया था, इसके बीच में हमें अप्लाई करना था। ओके, और ये डेज है। यहाँ पर सेम वैसे ही अभी यहाँ पर अप्लाई अगर मुझे करना होगा इस आईपीओ के लिए, तो यहाँ पर मैं अप्लाई पर जाकर वो अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी देखो शेयर्स की 2000 है। प्राइस रेंज यहाँ पर प्राइस रेंज, प्राइस कम है। यहाँ पर एक ही प्राइस है, अभी देखो 50 फिक्स प्राइस रखा है उन्होंने 55, क्योंकि प्राइस बहुत कम है इसलिए शेयर्स की क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, यहाँ पर शेयर्स की क्वांटिटी कम थी क्योंकि प्राइस बहुत थी। ओके, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जनरली 10 से 15 हज़ार के बीच में ही ये मिलेगा, राइट। तो ये ऐसे आईपीओ का होता है। अपकमिंग आईपीओ अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ तो देखोगे आप यहाँ पर ये जोमेटो का, एनएसडीएल का, ये भी एक एक्सचेंज है NCDX। ओके, कमोडिटी का डेरिवेटिव का एक्सचेंज है, इसका आईपीओ आ रहा है। LIC का आईपीओ आ रहा है, बजाज एनर्जी का आईपीओ आ रहा है। और इसके ये देखो RHP, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टिक्स, इसका अगर हमें देखना हो तो यहाँ पर व्यू लिखा है। ओके, यहाँ पर हम व्यू करेंगे तो ये उसका सेबी के वेबसाइट से उसका RHP जो होता है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, हम यहाँ से देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर ये PDF में होता है, राइट। अभी हमें ये नहीं करना है। ओके, तो बेसिकली ये प्रोसेस थी आईपीओ की, राइट। ये समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट अब हमारा पॉइंट आ चुका है। प्राइमरी मार्केट हमने देख लिया, आईपीओ की पूरी प्रोसेस देख ली, कहाँ से कंपनी ने फंड लेना शुरू किया था फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और आईपीओ तक उन्होंने फंड रेज किया। फिर अब वो आईपीओ होने के बाद स्टॉक मार्केट में अभी लिस्ट हो गई है। ओके, अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस देखने से पहले एक फन फैक्ट आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ओके, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, 1875 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, और एशिया, इंडिया का ही नहीं, एशिया का पूरे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, है ना प्राउड वाली बात, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज पूरे एशिया में सबसे ओल्डेस्ट है। और अगर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हम देखने जाए तो एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1602 में था।
मतलब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड से भी पहले, बर्थ से भी पहले का। ओके, सोचो वहां पर ये कुछ तो डच कंपनी थी, उन वहां पर उनका पहला लिस्ट हुआ था। ओके, तो स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है कि जहां पर अब एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। ओके, हमने पहले क्या देखा था, फाइनेंशियल मार्केट। ओके, मार्केट होता है कि जहां पर, वैसे ये क्या होता है कि स्पेसिफिक प्लेस होता है जहां पर सेल और परचेसिंग का काम होता है सिक्योरिटीज का। ओके, थ्रू द ब्रोकर्स, हमारे ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू ये परचेस का और सेल का काम होता है यहाँ पर। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट में दो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस कौन थे हमारा, कौन से है, तो एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 या 3 में कुछ तो बना था और बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा है, बहुत लिक्विडिटी भी होती है। ये दो ही बड़े इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस है अभी के दिन। ओके, बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इस पर 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और एनएससी पे 1600 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। ओके, और अब हम देखने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। जब हम देखने जाएंगे ना एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह, तो उससे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेबी। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये कौन होते हैं कि रेगुलेटरी है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो बैंक्स होते हैं, बैंक को कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक। ओके, जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, कितने सारे इंश्योरेंस है, उनको कौन रेगुलेट करता है, IRDA। ओके, इंश्योरेंस का ये रेगुलेटरी बोर्ड हो गया, राइट। वैसे ही इस फाइनेंशियल जो मार्केट होता है, सिक्योरिटी मार्केट जो होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। ये क्या करती है, तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इंटरेस्ट मतलब पैसा वाला इंटरेस्ट नहीं, ओके, मतलब जनहित जो बोलते हैं ना, वो इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। अगर उसने शेयर्स परचेस किए हैं तो उसके डीमैट अकाउंट में वो आने चाहिए। ओके, अगर उसने शेयर सेल किए हैं तो उसको पैसा मिलना चाहिए। सब जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट जो होता है, ये वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेबी। ओके, फिर ट्रांसपेरेंसी मार्केट में रहे, ये फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, क्लीन हो। ओके, यहाँ पर कोई मतलब भ्रष्टाचार ना हो। ओके, और इसकी ग्रोथ हो, ये काम सेबी करता है। बाद में क्या आता है, डिपॉजिटरी। ओके, यहाँ डिपॉजिटरी मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सिक्योरिटीज जो होते हैं ना, हम लेते हैं शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स, सब कुछ, या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कहाँ पर रहता है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम में। एक के इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिपॉजिटरी। ओके, जहां से ट्रांसफर और सेटलमेंट भी होता है। अगर हम कोई सेल बेच रहे तो कहाँ से जाएगा वो, डिपॉजिटरी पे, जहां पर हमारा शेयर स्टोर होता है, तो वहां से वो सेल होगा। ओके, जैसे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं ना, हम क्या है, कस्टमर है, हमारे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हमारा पैसा होता है। ओके, हमारा स्पेसिफिक बैंक अकाउंट होता है किसी भी एक बैंक में। वैसे हजारों लोगों के उसी बैंक में अकाउंट होंगे, राइट। तो हम जब भी पैसा निकालेंगे तो किसी के अकाउंट से भी निकालेंगे क्या, नहीं, हमारा ही स्पेसिफिक अकाउंट है। ओके, तो वैसे ही डिपॉजिटरी में हमारा एक अकाउंट होता है जिसमें हम शेयर्स को स्टोर करते हैं। जो भी हम बाय करते हैं वो शेयर्स यहाँ पर स्टोर होते हैं हमारे डिपॉजिटरी में। ओके, डीमैट अकाउंट उसको बोलते हैं, डीमटेरियलाइज। पहले क्या होता था, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। ओके, तो वो उसमें क्या क्या मतलब रिस्क होते हैं, वो तो एक तो डुप्लीकेट कोई भी बना सकता है, या फिर ट्रांसपोर्ट में यहाँ वहाँ कहाँ पर भी वो गुम हो जा सकता है, फट सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज थे। तो वैसे उसको अब डीमटेरियलाइज किया, जो मटेरियल था उसको डीमटेरियलाइज किया हमने, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम, डीमैट अकाउंट। ओके, फिर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल में कन्वर्ट करना, उसको रीमटेरियलाइज बोलते हैं। ओके, डीमटेरियलाइज अपोजिट रीमटेरियलाइज। ओके, डीमटेरियल रीमटेरियल ऐसे। ओके, तो डीमैट में अकाउंट में हम अपना शेयर्स स्टोर करके रखते हैं। अब इसका और भी क्या काम है, तो मेंटेन करना, शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका अकाउंट मेंटेन करना, जो भी कंपनी डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करती है वो सब कलेक्ट करना, बोनस शेयर्स वगैरह डिक्लेयर होता है तो वो सब
शेयर होल्डर के बिहाफ पे उसके अकाउंट में कलेक्ट करना, ये काम किसका होता है? डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरीज कौन से हैं इंडिया में? एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो बड़ी डिपॉजिटरीज है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल। ओके, ये दो बड़ी डिपॉजिटरीज है मेन, ये यहाँ पर ये सब काम करती है। ओके बाद में डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब इन्वेस्टर जो होता है वो डायरेक्टली, हम जैसे बैंक में डायरेक्टली जाके अकाउंट खोलते हैं सेविंग का, वैसे हम डिपॉजिटरी में जाके डायरेक्टली खोल सकते हैं क्या? नहीं, हमें किसी के तो थ्रू जाना पड़ता है। वो उतना ही उनका काम नहीं है कि हर एक कस्टमर का अकाउंट खोलो, बैठो, सेल परचेस करो। तो उन्होंने क्या किया है, उनको एक एजेंट उन्होंने अपॉइंट किए, पार्टिसिपेंट अपने। ओके, तो उसको कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं? इंटरमीडिएटरीज होते हैं बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। ओके, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ब्रोकर हो गए लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, बैंक्स हो गए, एक्सेट्रा। ओके, ये सब क्या हो गए? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में एज ए एजेंट काम करते हैं। ओके, हम इनको ऑर्डर देते हैं, ये सेल परचेस करते हैं और डिपॉजिटरी में स्टोर करते हैं। ये प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं। अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको समझा, डायरेक्टली हम डिपॉजिटरी में अकाउंट नहीं खोल सकते या फिर शेयर बाय सेल नहीं कर सकते, वहां पर हम किसी के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो एजेंट कौन होता है? ये ब्रोकर वगैरह सब जो होते हैं उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। ओके, बाद में बेनिफिशियल ओनर, ये नथिंग बट कौन है? हम जैसे इन्वेस्टर जो डिपॉजिटरी के सर्विस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के सर्विस अवेल कर रहा है, मतलब ले रहा है। ओके, और जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जैसे हमने अभी देखा जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो डिपॉजिटरी के कौन है? एजेंट है। उनके लिए हम लोग क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका बिजनेस, उनके लिए हम क्या है? क्लाइंट है। और हमारे लिए, और हम क्या होते हैं? वो बेनिफिशियल ओनर, इन शॉर्ट इन्वेस्टर्स। ओके, हम उनके सर्विसेज ले रहे हैं, इसलिए हम बेनिफिशियल ओनर हो गए उनके। ओके, बाद में ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है? दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस हु इज लाइसेंस्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस टू बाय और शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। ओके, ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ही होते हैं, जनरली एक ही हो सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंजेस के भी मेंबर होते हैं और डिपॉजिटरी के भी मेंबर होते हैं, दोनों के, राइट। वो उनसे स्टॉक लेते हैं और यहाँ पर डिपॉजिटरी में स्टोर कर देते हैं। तो वो दोनों तरफ से एक मीडिएटरी, एज ए मीडिएटरी काम करते हैं ब्रोकर। ओके, उनको क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ होता है कि आप आपके क्लाइंट के बिहाफ पे स्टॉक बाय और सेल कर सकते हो, वो होते हैं ब्रोकर। बाद में आता है बुलिश और बेरिश मार्केट। ये क्या होता है? जब मार्केट अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन, आज मार्केट 100 रुपए पे सपोज ओपन हो गया, 9:15। ओके, उसके बाद 12 बजे दोपहर तक क्या हुआ? 100 रुपए से 120 गया। 3 बजे तक क्या होगा? 120 से 130 तक गया, मतलब 100 को ओपन हुआ, 130 तक गया, ऊपर जा रहा है मार्केट, राइट। मार्केट गोइंग अपवर्ड, सो इट इज कॉल्ड बुलिश। बुल कैसे होता है? नीचे से सिंगों पर लेकर ऊपर उछाल देता है, ऊपर उछाल देता है। ये मूवमेंट क्या है? नीचे से ऊपर, इसलिए बुलिश। बेरिश क्या हो गया? सिमिलरली स्टॉक मार्केट नीचे जब जाता है, प्राइजेस नीचे जब गिरने लगती है, तो उसको बेरिश कहते हैं। जैसे बेयर, बेयर मतलब पता है ना, बेयर सबको, वो क्या करता है? अपने पंजों से ऐसे नीचे मारता है, तो वो नीचे जाने के लिए उस मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ बेयरिश मार्केट। ओके, बाद में स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये क्या होता है? कि इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इन्वेस्टर्स टू ब्रोकर। हम जैसे इन्वेस्टर्स है, हम क्या ब्रोकर को अपने ये देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमने शेयर 100 को परचेस किया है। ओके, अगर ये शेयर 90 तक जाए तो सेल कर देना, क्योंकि इससे अगर नीचे जाए तो मुझे बहुत लॉस होगा जो मैं बेयर नहीं कर सकता। ओके, तो 90 तक का ही लॉस में शेयर, 10 रुपए का ही लॉस में लॉस जो है वो मैं बेयर कर सकता हूँ। तो इसलिए जब शेयर 10 रुपए नीचे जाए, मेरे प्राइस, जो मैंने प्राइस पे लिया है उससे 10 रुपए नीचे जाए, तो उसे बेच देना। ओके, सिमिलरली होता है टारगेट। जब हमने 100 को शेयर लिया है, अब मुझे, मेरा टारगेट है कि मुझे 100 को लिया है, जब ये शेयर 120 में जाएगा, 20 रुपए जब बढ़ेगा, तो मैं बेच दूंगा, राइट। तो ये मेरा हो गया टारगेट। तो ये इंस्ट्रक्शन हमने दे दी ब्रोकर को ऐसे, मतलब एक इंस्ट्रक्शन, मतलब हम जनरल ट्रेडिंग अकाउंट से यही करते हैं।
ऑर्डर हिट, ये भी अगर वर्ड में यूज करूँ बाद में ट्रेडिंग का आपको एक्चुअल में दिखाते वक्त, तो ऑर्डर हिट मतलब क्या कि हमारी प्राइस एक्चुअल रिक्वायर्ड जो टारगेट लेवल है वहां पर जा चुकी है और हमने जो ऑर्डर लगाई थी वहां पर वो हिट हो गया है। ओके, उस प्राइस तक जा चुका है। और ऑर्डर एग्जीक्यूट मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो गई है 100 तक, 100 की हमने प्राइस 100 पर हमने क्या, अभी शेयर का प्राइस सपोज 100 रुपए है, अगर ये 90 पे आ जाए तो हमें लेना है, ऐसा हमने ऑर्डर डाला। तो जब ये 90 पर आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हमारा ऑर्डर हिट हो गया, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये स्टॉक से रिलेटेड कुछ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो हमें आगे यूज होने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद अब हम देखेंगे एक्चुअल शेयर का जो लास्ट स्टेप है हमारा छठा पॉइंट, उसमें देखेंगे कि शेयर का प्रोसेस कैसे होता है जब हम बाय करते हैं स्टार्ट टू एंड, वो हम देखने वाले हैं अब। ओके, हमारा ये कंप्लीट हो गया अभी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रोसेस ऑफ शेयर परचेस। तो कोई भी शेयर हम अगर ऑर्डर किसी भी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में हम डालते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है। ओके, पूरा प्रोसेस पूरा साइकिल हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभी। ओके, सबसे पहले कौन आता है, इन्वेस्टर्स, बेनिफिशियल ओनर्स। ओके, लाइक हम क्या करेंगे, बाय और सेल का ऑर्डर डालेंगे, हमारे पास पैसा है, हम पैसा क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने जीरोधा का एग्जांपल लिया है, ये ब्रोकर है, मतलब एज अ डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और एक्सचेंज का एजेंट। हमने अभी देखा था ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और एक्सचेंज का एजेंट एक ब्रोकर होता है। ओके, एक ब्रोकर ऐसे काम कर सकता है, हमारे बिहाफ पे वो काम करता है। हम डायरेक्टली सेल ऐसे कुछ नहीं ले सकते इंडिया में वगैरह, ऐसा कहाँ पर भी नहीं होता, ब्रोकर के थ्रू ही हमें सब ये प्रोसेस करनी पड़ती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा पैसा यहाँ पर ब्रोकर को हमने दे दिया, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, और एक्सचेंज के एजेंट को हमने पैसा दे दिया। अब ये क्या करेगा, बाय और सेल की जो हमारी ऑर्डर थी, जो कोई भी ऑर्डर हो गया हमारी, बाय किया हमने सपोज या फिर सेल किया, वो ऑर्डर जाएगी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में हमने अगर बाय की ऑर्डर डाली होगी सपोज 100 क्वांटिटी की, तो सिमिलरली किसी और ने भी ऑर्डर डाली होगी ना सेल की। ओके, तो सपोज उसने 50 की ऑर्डर डाली होगी, किसी कोई और होगा उसने 50 की ऑर्डर डाली होगी, तो दोनों मिलाकर 100 क्वांटिटी होते हैं। अगर उन दोनों का प्राइस और क्वांटिटी हमारे प्राइस और क्वांटिटी से मैच हो जाती है तब तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। ओके, और वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तब हमें वो कंप्लीटेड ऑर्डर ऐसा स्टेटस दिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट पे हमारे। ओके, दोनों तरफ से हमें मतलब मैच होना चाहिए प्राइस और क्वांटिटी, और ऐसे हजारों सेलर्स होते हैं, लाखों सेलर्स होते हैं, वैसे ही सिमिलरली बायर्स होते हैं, तो किसी ना किसी की प्राइस मैच होती रहती है और इससे ही ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है। ओके, ये जो सब हमने अभी ट्रांजैक्शन किए, इन सबको रेगुलेट कौन करता है, अब सेबी, जैसे हमने अभी टर्मिनोलॉजी में देखा था इससे पहले, सेबी इन सबको रेगुलेट करता है, इन सब पर नजर रखता है, ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है कि अच्छे तरीके से हो जाए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, सबको अपना अपना शेयर और पैसा मिल जाए, कोई किसी बीच में फ्रॉड ना करे, ये सब रेगुलेट कौन करता है, सब इस पर सेबी की नजर होती है। ओके, ये हमने देखी अभी प्रोसेस की कहाँ से कहाँ तक होता है। इसके बाद क्या होता है, हमारा ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गया अब। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद जो एनएससी के पास जो शेयर्स होंगे, ओके, वहाँ उनके पास शेयर्स है, जो जितने हम क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगाई थी, जितने हमें शेयर्स चाहिए थे उतने शेयर्स क्या करेगी, स्टॉक एक्सचेंज रिलीज करेगा, वो जाएंगे कहाँ कहाँ पर, जीरोधा के पास। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रोकर है, यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए लिया था, हमारे ब्रोकर के पास जाएंगे वो शेयर्स, और वो शेयर्स हमें तो देगा नहीं ब्रोकर, हम कहाँ पर रखेंगे, ऑब्वियसली हमारा कोई तो अकाउंट होगा ना, तो वो अकाउंट होगा हमारा डीमैट अकाउंट, जो हमारा होता है डिपॉजिटरी के यहाँ पर, जो हमने अभी देखा कुछ देर पहले। डिपॉजिटरी कौन सी, एनएसडीएल और सीडीएसएल, इसको भी हम देखने वाले हैं कैसे दिखता है उस वहां पर, प्रैक्टिकल पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ये सब। ओके, तो ये शेयर्स जो ब्रोकर लेता है वो हमारे नाम पर जो अकाउंट होता है डीमैट में उसमें स्टोर करता है। ऐसे कई हजारों लाखों अकाउंट्स होते हैं डिपॉजिटरी के पास डीमैट के, लेकिन हमने ऑर्डर लगाई है ना, तो हमारे अकाउंट में आना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया था, जैसे बैंक के कई कस्टमर्स होते हैं, बैंक को आप डिपॉजिटरी की तरह समझो और उनके जो अकाउंट होते हैं उनको डीमैट अकाउंट की तरह समझो, सेविंग अकाउंट जो हमारे वहां पर होते हैं, वैसे ही जो सब इन्वेस्टर्स होते हैं उनके डीमैट अकाउंट यहाँ पर होते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर का प्लेटफॉर्म, ब्रोकर के यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और ब्रोकर क्या करता है, सिर्फ सेल परचेस करता है। स्टोर का काम कहाँ पर होता है, डिपॉजिटरी के पास, वहां पर
हम स्टोर होता है, वहां पर से सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। वहां से ही शेयर अगर सेल करना हो शेयर्स तो डिपॉजिटरी से ब्रोकर ले लेगा शेयर्स और एक्सचेंज पे भेज देगा सेल के लिए, और परचेस किया है तो एक्सचेंज से ले लेगा और डिपॉजिटरी में वो सेव स्टोर कर देगा हमारे अकाउंट में। ओके, और वो फिर से हमें विजिबल हो जाते हैं। हमारे पास भी CDSL NSDL जो भी डिपॉजिटरी में हमारा अकाउंट ब्रोकर ने निकाला होगा वो हम डिसाइड नहीं करते किस डिपॉजिटरी में हमारा अकाउंट निकालना है। अलग अलग जो ब्रोकर्स होते हैं ना उनका मेंबरशिप होता है अलग अलग इस पार्टनर्स के, मतलब ये वो पार्टनर होते हैं अलग अलग, इन दोनों में से किसी एक के वो पार्टनर हो सकते हैं डिपॉजिटरी के। तो वहां पर वो हमारा अकाउंट निकालते हैं और वहां पर वो हमारा अकाउंट स्टोर करते हैं। तो उसका एक्सेस हम जैसे नेट बैंकिंग का अकाउंट निकालते हैं वैसे ही हमें प्रोसेस होता है। एक BO नंबर होता है, बेनिफिशियल ओनर 16 डिजिट कुछ तो नंबर होता है, वो डालकर वगैरह हमें अकाउंट निकालना पड़ता है। फिर हम हमारे जो डीमैट अकाउंट है वो एक्सेस करते हैं डायरेक्टली। तो अगर कल जीरोधा वगैरह जो ब्रोकर है कोई चला भी जाए तो फिर भी हमारे शेयर्स जो होंगे वो सेफ कहाँ पर होंगे, हमारे डीमैट अकाउंट में। ओके, वो गवर्नमेंट का पूरा उसमें कंट्रोल है, पूरा सेफ जो होता है वो वहां पर रहता है। और वो हमें हमारे अकाउंट मतलब मोबाइल से हमें या फिर कंप्यूटर से हमें विजिबल होता है, हमारे अकाउंट में हमने बाय किए थे वो शेयर्स आ गए। अब ये शेयर्स जो होते हैं ना वो T+2 डे पे हमारे डीमैट में क्रेडिट होते हैं। मतलब T मतलब ट्रांजैक्शन डे और T+2 ये सेटलमेंट साइकिल होती है। ओके, ये डिपॉजिटरी की सेटलमेंट साइकिल होती है। तुरंत शेयर्स डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट में हमारे नहीं आते। ओके, ये सेटलमेंट होने के बाद मतलब शेयर्स जाते हैं आते हैं, फिर मतलब जो पैसा जो हमारे पास से लिया है वो जीरोधा के अकाउंट में होता है ना, तो जीरोधा से कट करके जो भी जिसने भी सेल किया था उसके अकाउंट में जाता है और उसके शेयर्स जो होते हैं डीमैट के वो फिर से क्लियर होके, जैसे चेक कैसे क्लियर होता है, आज हमने बैंक में चेक डाला वो कल तक या परसों तक 2-4 दिन में क्लियर हो जाता है, वैसे ही सेम होता है कि वो क्लियरिंग की जो प्रोसेस होती है डिपॉजिटरी की, वो सब होने के बाद हमको हमारे शेयर्स विजिबल होने लगते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस होता है शेयर परचेस का, जनरली ऐसे यहाँ पर होता है। अब लास्ट में यहाँ पर मैं फिजिकल एक शेयर सर्टिफिकेट बहुत पुराना, अभी तो सब डीमैट में यही आता है, एक आपको लेकिन रेफरेंस के लिए दिखाने के लिए प्रैक्टिकली, क्योंकि हमारा मुख्य कैसा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ओके, यहाँ पर सब उसकी वैल्यू, कौन होल्डर है, सब फोलियो नंबर, कितने रुपीज, क्या सब लिखा है। ये आप देख सकते हो। ऐसे शेयर्स पहले आते थे, तो ये सर्टिफिकेट आप ही बताओ ये कहाँ पर रख दिए आपने, अगर 4 साल बाद 5 साल बाद आपको याद होना चाहिए ना ये आपने कहाँ पर रखा था। ओके, तो ये गुम हो जा सकता है, फट सकता है, कहाँ पर मतलब लॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अभी की सिस्टम जो है पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकली डीमैटेरियलाइजेशन वो बहुत अच्छी है। ओके और ये फिजिकल डिबेंचर सर्टिफिकेट है, ये भी आपको पढ़ना है। डिबेंचर भी बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर देखो, आप अगर आप देखो तो नॉन कन्वर्टिबल ये है डिबेंचर। ओके, डिबेंचर सर्टिफिकेट नॉन कन्वर्टिबल, मतलब इसको आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाद में। ओके, तो ऐसे टाइप्स बहुत होते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्शियल कन्वर्टिबल वगैरह वैसे। तो वो आपको सब बुक में बाद में सीखना है, तब आपको ये सब याद आ जाएगा। ओके, इसलिए हमने ये पहले वीडियो रखा है, क्योंकि आप यहाँ पर पहले एक आपके कान पर ये वर्ड्स पढ़ने चाहिए, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, आपको बाद में आप जो पढ़ोगे तो आपको ये याद आने लगेगा और आपको इजी जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, नॉन कन्वर्टिबल है, 12.5% का इंटरेस्ट है, यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट इनको मिलता है, राइट। जैसे इक्विटी में डिविडेंड वो फिक्स नहीं होता है जैसे, मतलब लेकिन इनको फिक्स्ड मिलता है परसेंटेज में। ओके, तो ये ऐसा यहाँ पर डिटेल्स है, ये आप देख सकते हो। तो यही हमें आज कल प्रैक्टिकल देखना था, और अगले जो पार्ट होगा इस वीडियो का, सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है वो सब बाकी का सब डिटेल्स उस वीडियो में देखेंगे। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने रहे हो इसका मतलब आप बहुत सीरियस हो इस सब्जेक्ट को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। अब आप में उतनी इच्छा है कि आप कुछ तो नया सीखो, ये नॉलेज लो, क्योंकि ये सब बहुत मुश्किल से मेहनत से हमने भी बनाया है, और जो इतनी मेहनत से इसको देख रहा है तो वो बहुत ही मतलब अच्छी बात है उसके लिए। ओके, ऐसे ही सीरियस रहकर ये आपको देखना है, इसका इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ
मार्क्स के लिए हमें नहीं सीखना है कुछ भी, आगे जाकर लाइफ में इसका यूज होना चाहिए, इसके लिए हमें ये सीखना है। ओके, अच्छा बहुत सब्जेक्ट है, आपने क्लास लगा, इसका नॉलेज ले रहे हो आप, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है अब ये, हम पार्ट 2 में आपको मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, प्रैक्टिकल वो सब दिखाएंगे। उससे पहले इसकी रिवीजन कर लेना, पॉइंट्स नोट कर लेना, कुछ समझा नहीं तो बाद में फिर से देख लेना, तो वहाँ पर आपको वो समझ में आ जाए। ओके।